जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस की। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुरम शहजाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपकी तमाम किताबों के लिंक्स दिए हैं प्लेलिस्ट के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें। स्टूडेंट्स, चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट। सो स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला सोडियम एसीटेट का। दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 119 ग्राम एंड 170 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दो कंडीशंस दी जा रही हैं कि हमारे पास जो है वो इस वक्त दो बीकर्स हैं। लेट्स से दैट हमारे पास दो बीकर्स हैं और इसमें जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। और लेट्स से दैट कि हमारे पास टोटल ये इसमें जो वाटर है वो हमने ग्राम में लिया हुआ है, दैट इज़ 100 ग्राम, ठीक है। ये वाटर की क्वांटिटी है और इसमें भी जो है वो वाटर है विच इज़ 100 ग्राम, ठीक है। और इस बीकर का जो है टेम्परेचर, लेट्स से दैट इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये वाला बीकर है इसका टेम्परेचर जो है वो कुछ ज़्यादा है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें मौजूद है सोडियम एसीटेट, ठीक है। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट। वो इसमें भी डिज़ोल्व है और वो इसमें भी डिज़ोल्व है। अब वो ये बता रहे हैं कि आपके पास जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो 100 ग्राम पानी है, इसमें जो सोडियम एसीटेट डिज़ोल्व है वो 119 ग्राम है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। डेफिनेटली जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो इतना सोडियम एसीटेट इस पानी में हल था 100 ग्राम पानी में, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो सोडियम एसीटेट जो है वो हल होगा, दैट इज़ 170 ग्राम। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब इनका क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू ऐड 170 ग्राम of sodium acetate in 100 ग्राम of water at 0 डिग्री, how much will it dissolve। यानी कि अब आपने तकरीबन 0 डिग्री पर ही आपने जो है वो 170 ग्राम जो है वो ऐड करना है। तो इसमें सिंपली ये है कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री है और मैक्सिमम 119 जो है वो डिज़ोल्व होगा। यानी आप क्या करोगे, इस ए का आंसर ये बता सकते हो कि 0 डिग्री के ऊपर 100 ग्राम वाटर के अंदर तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम वाटर में जो सोडियम एसीटेट डिज़ोल्व होता है वो है तकरीबन 119। अभी मैंने आपको बताया जो कि डाटा में इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन व्हाट दे आर आस्किंग कि अगर आपके पास 170 आप ग्राम लोगे तो आप कितना डिज़ोल्व कर पाओगे। तो कॉमन सेंस कह रही है कि आपने 170 में से माइनस कर देना है 119 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप ये माइनस कर लोगे तो आपके पास लगभग जो है वो 51 ग्राम जो है ऐसा कह लें कि जो सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन है वो बच जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें डालोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 170 ग्राम सोडियम एसीटेट, तो वो 170 में से 51 ग्राम जो है वो नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो डिज़ोल्व होगा वो होगा 119, जो कि उसने ऑलरेडी कंडीशन बताई हुई है आपको ऊपर। तो आई होप सो कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आपको मैंने हल बता दिए। उसके बाद सेकंड क्यूरी है, इट इज़ द सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर तुम डेफिनेटली 170 ग्राम डाल रहे हो तो वो 119 ग्राम से कम डिज़ोल्व हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। क्योंकि लेट्स से दैट कि अगर ऐसा होता है, मतलब 119 ग्राम तुम डालोगे ना, कम से कम 170 ग्राम लेट्स से तुम नहीं डाल रहे, 119 ग्राम डाल रहे हो, लेकिन तो फिर तो सैचुरेट हो जाएगा। 119 ग्राम पूरा का पूरा 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 119 ग्राम से भी कम डाल रहे हो 100 ग्राम वाटर में 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली कैपेसिटी तो वाटर की है ना कि वो डिज़ोल्व कर सकता है 119 तक। तो जितना भी कम डालोगे, यानी कि आप कह लो कि अगर आप कम डालोगे सॉल्ट उसकी लिमिट से तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। और सुपर सैचुरेटेड ही होगा कि अगर वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए। और ये कैसे होगा ये आप लेक्चर देखो।
ये मैंने पीछे प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर बनाए हैं, तो अभी आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हो, ठीक है। सो इसका जवाब मैंने आपको सैचुरेटेड फ़िलहाल बताया है। इसका मैं आपको रिटन फॉर्म में भी जवाब दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको वैसे टेम्पररी बता रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। इफ़ द सोल्यूशन इज़ हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इस सोल्यूशन को हीट कर दिया, देखें आपने 0 डिग्री से हीट कर दिया 100 डिग्री, तो 170 ग्राम जो है वो आपने डाला हुआ है, ठीक है। सो नाउ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर आप हीट कर रहे हो सोल्यूशन को, इफ द सोल्यूशन इज हीटेड टू 100 डिग्री, इज दैट सोल्यूशन नाउ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड? डेफिनेटली 100 डिग्री पे हीट करने पे आप मज़ीद कैपेसिटी बढ़ा लेते हो, क्योंकि 100 डिग्री पे तो आप जो है 170 ग्राम तक ऐड कर सकते हो 100 ग्राम वाटर के अंदर ही, तो लिहाजा कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो सोल्यूशन अगर 170 ग्राम तक हल हो रहा है तो फिर आप सुपर सैचुरेटेड डिक्लेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद है डी, इफ़ द सोल्यूशन इज़ कूल्ड बैक टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड नो क्रिस्टल्स अपीयर, इज़ द सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड? अब क्या हो रहा है कि मतलब अब ये जो बीकर मैंने आपको शुरू में बना के दिखाए, राइट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाले। अब इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर था, 170 इसमें डिज़ोल्व था, तो अब क्या कर रहे हो कि इस टेम्परेचर को वापस लेके जा रहे हो आप 0 डिग्री पे, ठीक है। अब 0 डिग्री पे जब आप वापस लेके जाओगे तो आप ये बताओ कि 170 ग्राम से 100 डिग्री पे डिज़ोल्व था, तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या 170 ग्राम से 119 यानी जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल जिसके अंदर डिज़ोल्व हैं वो नीचे बैठेंगे? क्या सोल्यूशन जो है क्या कहलाएगा? तो इसका मैं आपको जवाब बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो ए है उसमें मैंने आपको बता दिया था 119 सोडियम एसिड विल डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, द सोल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड एंड द सोल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड। तो लिहाजा ये सारी सिचुएशन होगी हमारे पास, ए बी सी डी जवाब होंगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट 6.2। सो स्टूडेंट 6.2 की तरफ अगर हम देखें तो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में बताना है। आई होप सो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा अब तक। ये उपला जो टेबल है अभी आपको ने जो पढ़ा होगा 6.1 टेबल, इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का काफ़ी कॉन्सेप्ट दिया गया है, एंड आई होप सो कि आपने इसको रीड भी किया होगा। इसको अगर नहीं किया तो इसको पढ़ लो, फिर ये एक्सरसाइज की तरफ आओ। सो ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं सॉल्यूशंस की। डीप सी डाइवर्स यूज़ ब्रीथिंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, और उसमें डेफिनेटली वो नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं। तो फिज़िकल स्टेट क्या होगी इसकी? जो सॉल्यूट है वो भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस ही है। ब्रास कंटेन्स 80% कॉपर एंड 20% जिंक, दोनों सॉलिड हैं। डेंटल फिलिंग, उसमें भी तकरीबन सारे मेटल्स होते हैं, तो कुछ लिक्विड मेटल्स भी होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड लिक्विड की गेम है। और ब्राइन में सॉल्ट सॉलिड होता है लेकिन वाटर लिक्विड होता है। तो फिजिकल स्टेट्स मैंने आपको बताई, रिटन फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि कुछ सवाल हो रहे हैं, ये भी देखें। ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट, तो क्लोरीन गैस होती है, वाटर सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड होता है। जेमस्टोन रूबी कंटेन्स क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों क्रिस्टल्स हैं, सॉलिड होंगे। Concentrated H2SO4 we use in laboratory is 98% sulfuric acid contain only 2% of water, तो डेफिनेटली इसमें दोनों ही लिक्विड्स होंगे। तो इनको मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन था उसमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन था। उसमें एज टोल्ड यू सॉल्यूट हीलियम गैस है, ये देखें जी का मतलब गैस है। सॉल्वेंट जो है वो भी ऑक्सीजन है, गैस है, तो गैस इन गैस का सॉल्यूशन होगा। ब्रास जो है उसमें जिंक है, कॉपर है, सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन होगा। डेंटल फिल्म में मर्करी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता है, इसका सिंबल जो है वो Hg होता है, और जो सिल्वर होता है उसका सिंबल जो है वो Ag होता है। तो ये हाइड्रार जायरम इसका असली नाम है, बेसिकली लिक्विड होता है ये एलिमेंट। आपको जो थर्मोमीटर्स में मिलता है वो भी मर्करी लिक्विड है। और सिल्वर का आपको कोई बर्तन होगा घर में, या सिल्वर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मेटल, तो इसका आर्जेंटम नाम होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर लिक्विड इन सॉलिड वाला होगा। सो ब्राइन सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर है, सॉलिड इन लिक्विड।
मतलब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है. सो ड्रिंकिंग वाटर इज कंटेन क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, वाटर लिक्विड है, डेफिनेटली इट इज़ अ गैस एंड लिक्विड. जेमस्टोन्स में अगर रूबी की बात करें तो क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों सॉलिड्स हैं, सॉलिड एंड सॉलिड. 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसनट्रेटेड में 2% वाटर है, और 98% सल्फ्यूरिक एसिड है लिक्विड एंड लिक्विड की इसमें एग्जाम्पल कोड की जाएगी. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2. अब चलते हैं 6.3 की तरफ. जी तो स्टूडेंट 6.3 की तरफ अगर हम देखें तो राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस. अब 4 तरीके लिखो जिसमें परसेंटेज को बताया जा सकता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ. असेलाइन सॉल्यूशन, ये ड्रिप वगैरह जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर. इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनियसली टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ स्वेयर डिहाइड्रेशन. तो ऐसा सोल्यूशन होता है जब ड्रिप लगती है तो डेफिनेटली इस बंदे को ड्रिप इसीलिए लगी, इसको डिहाइड्रेशन हुई है. सो दिस इज़ लेबल्ड एज 0.85% M/V यानी मास बाय वॉल्यूम. यानी इसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो सिर्फ 0.8% है मास बाय वॉल्यूम के लिहाज से. इसका क्या मतलब होता है तो ये भी आपको बताते हैं. जी तो स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताता हूँ 4 तरीके ही हैं. मैथ बाय मैथ, उसको M/M लिखेंगे. मैथ बाय वॉल्यूम M/V, मैथ वॉल्यूम बाय मैथ V/M, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम V/V लिखेंगे. और दूसरा है जी सेकंड क्वेश्चन 0.85% M/V solution of NaCl means that 0.85 gram of NaCl in 99.15 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मेक्स 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. तो M/V का मतलब है कि इतना आपने मैस लिया है और इतना आपने पानी लिया है और इसको उसने सोल्यूशन बना दिया है. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द डी ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं 6.4 की तरफ. सो स्टूडेंट्स 6.4 की तरफ अगर हम देखें तो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि पोटाशियम क्लोरेट एक सॉल्ट होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए वाइट सॉलिड होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू मेकिंग मैचेस एंड डाइज. ये जो माचिसें इस्तेमाल होती थी, अभी तो लाइटर वगैरह या कुछ ऑटोमेटिक लाइटर्स आ गए हैं, अभी माचिस वगैरह का दौर है, वैसे भी ख़त्म तो नहीं हुआ. और डाइज का पता है आपको कि ये जो कपड़ों को रंगने वाली कलर्स होते हैं इनको डाइज कहते हैं. सो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. इसमें मोलैरिटी बतानी है. चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास. तो चैप्टर नंबर 1 अगर आपको नहीं आता मुझसे पढ़ो, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं, वो आप मोलैरिटी का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर करो पहले. बहरहाल तो कैलकुलेट द मोलैरिटी, यहाँ पर हमने सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है. और इसमें क्या कंडीशन है जी, 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर का सोल्यूशन, एक ये रिक्वायरमेंट है. 75 ग्राम ऑफ द कंपाउंड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो एक ये रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल पोटेशियम क्लोरेट सोल्यूशन दैट यील्ड्स 0.25 रेजिड्यू आफ्टर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर. अब इसमें समझने की क्या बात है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ. स्टूडेंट्स पहली कंडीशन तो ये है कि दे आर सेइंग कि 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. आपने पहली कंडीशन ये लगानी है कि आपने इतने मोल्स को इतने सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व करना है. दूसरी कंडीशन ये है कि इतने ग्राम कंपाउंड को आपने इतने सोल्यूशन में डिसॉल्व करना है. और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर सैंपल की आपने मालूम करनी है और उसमें यील्ड होनी चाहिए ये. ठीक है. अब देखो एक कंडीशन में क्या है कि आपके पास जो पोटाशियम क्लोरेट है उसके मोल्स उसने ऑलरेडी आपको बताए हुए. ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी उसने ऑलरेडी बताया हुआ आपको. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू टेक आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस कि मोलैरिटी निकालो. ठीक है. तो मोलैरिटी निकालनी है तो आपके पास बेसिकली 250 ओवर 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हो ना, तो आपके पास DM क्यूब में बेसिकली आपने मोलैरिटी निकालनी होती है, मोलैरिटी का फार्मूला हिट करना है. तो ये अब DM क्यूब में कन्वर्ट हो गया. हमेशा जो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है वो आपने DM क्यूब में करनी है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया है. ठीक है. DM क्यूब में याद रखो, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा 1000 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. पर तो ये हमारे पास DM क्यूब में करना है कन्वर्ट. सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, DM क्यूब में. ठीक है जी. उसके बाद मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम क्लोरेट वो आपने निकालनी. कैसे? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला है कि जो मोल्स आपको पता है उसको वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब कर दो. अब मोल्स तो आपको पता है कि 1.5 है. ठीक है. अभी आपको डाटे में दिए हुए हैं और DM क्यूब की वैल्यू भी आपने निकाली है, तो प्लेस कर दो और उनको कैलकुलेट करो. तो मोल पर DM क्यूब आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि मोल पर DM क्यूब यूनिट होता है ना मोलैरिटी का. तो 6.0 मोलैरिटी आ गई. यानी अगर इतने मोल्स आपके पास इतने सोल्यूशन में है तो आपके पास ये मोलैरिटी है सोल्यूशन की 6, विच इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. 6 मोलर सोल्यूशन काफ़ी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है.
इसमें स्टूडेंट बी में भी यही है कि अब उसने ग्राम्स दिए हुए हैं, अब पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना आना चाहिए, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले चैप्टर में सिखाया गया था ये। तो ये आपने पोटेशियम का मास 35 है, क्लोरीन का 35.5, ये ऑक्सीजन के 3 आइटम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास 16 है, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई आंसर 122.5, और वॉल्यूम उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ डाटा में विच इज़ 125 DM³, ठीक है, ऑलरेडी डाटा में दिया हुआ ये। अच्छा, अब ने क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। ओके, अब हमने मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, वही मास ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड ओवर द मोलर मास ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड इनटू द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये एक और फॉर्मूला है मोलैरिटी का, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आप इसको यहाँ से बेशक कट कर दो, यहाँ पे लिख लो 1 ओवर वॉल्यूम इन DM³, ठीक है, यहाँ लिख लो। अब क्या है जी, मैथ क्या है जी, 75 जो डाटा में दिया है, 122 मोलर मैथ आपने खुद निकाला है अभी 20.5, और 1 और आपके पास जो सोल्यूशन है DM³ में वो ये वैल्यू, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इनको नीचे से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, तो 0.4 आ जाएगा, 49 मोल पर DM³, तो मोलैरिटी निकल आई। यानी कि अगर आपके पास 75 ग्राम है 1.25 DM³ में, तो आपके पास काफ़ी कम मोलैरिटी है, यानी 1 मोलर भी नहीं है, 1 मोलर से भी वैल्यू नीचे होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरी कंडीशन में यह है कि आपका मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जो रेजिड्यू है वो 0.25 ग्राम अकॉर्डिंग टू द डाटा। अब मोलर मास आपको निकालना आता है, ये भी सिखाया आपको। सो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या है, 50 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इसको सेंटीमीटर में नहीं करना है, तो किस में करना है, DM³ में, तो डिवाइड कर दो। अब मोलैरिटी निकालनी है, अब मास ऑफ क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट, और फिर क्या होगा यहाँ पर मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर हमने L लगा देना, ये गलती से P कर दिया मैंने। सो मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इनटू दी, ये देखो फिर यहाँ गलती से होगी, इसको ये लिख लो 1 ओवर वॉल्यूम इन DM³, ठीक है। अब क्या होगा, अब मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अब इसने डाटा में दिया हुआ है 0.25, ठीक है, और इसके अलावा ये 1 रहेगा, और यहाँ पर ये मोलर मास आपको पता ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम इन DM³ है वो कितना दिया हुआ है, अभी आपने निकाला है, जिस 0.05 DM³। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 0.05 मीन मोलैरिटी और कम हो गई है। सो ये है बेसिकली इसमें और पहले फार्मूले में जो है थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब बी और सी का फार्मूला सेम है, लेकिन ए का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट। मोलैरिटी के 2 ही फार्मूले होते हैं, ये दोनों ही होते हैं, बस के अलावा कोई नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर 6.3 का, राइट, एंड आई होप कि 6.4 का। अब हम चलते हैं 6.5 की तरफ, एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं 6.4 के, कर लिया हमने, 6.5 की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 की तरफ अगर हम देखें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड rayon. If you dissolve 25 gram of sodium hydroxide to make 1 DM³ of solution, what is the molarity of the solution, right? उसके बाद ये क्वेश्चन है जी, इसका हमने आंसर निकालना है। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ कंसनट्रेशन 1.2 मोलर, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम पर DM³ इन द सोल्यूशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड का एक प्रोटीन है, ठीक है, विच इज कैरी ऑक्सीजन, इन वाटर टू मेक अप 1 DM³ ऑफ द वॉल्यूम, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन अब दिया हुआ है, दैट इज 6.51 × 10⁴ ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास डाटा है, सो लेट्स कैरी आउट विद द आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाटा, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है जो कि डाटे में दिया हुआ है 25 ग्राम है। मोलर मास निकालो तो इसका 40 ग्राम पर मोल निकल आता है, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वो 1 DM³ डाटे में ही दिया हुआ है। आपने बेसिकली निकालनी मोलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू द मोलर मास ऑफ सोडियम इनटू द 1 वर्ड, यानी जो पुराना फार्मूला मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया। अब देखो, मास उन्होंने दिया हुआ है हमें, ठीक है जी। अब 1 से ये 1 एज इट इज़ आ गया, और 40 ग्राम क्या है जी, सॉरी मोलर मास क्या है जी, 40 ग्राम पर मोल है, और इसके अलावा जो DM³ की वैल्यू 1 दी हुई है, तो मोलैरिटी निकल आती है। सिंपल सा इसका आंसर है निकालना, कोई इतना सच
रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करें, आपस में डिवाइड कर दें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जी कि उसमें मोलैरिटी दी हुई है जी 1.2, मतलब ऑलरेडी मोलैरिटी दी हुई है और मास ऑफ सोडियम है, अब वो मालूम करना है। लेकिन मोलर मास तो हमें पता है वो 40 ग्राम पर मोल ही रहेगा और वॉल्यूम भी 1 dm³ दिया हुआ है, तो अब डेफिनेटली कंसनट्रेशन मोलैरिटी तो हमें पता लग गई, यानी ऑलरेडी दी हुई, यानी हमारे पास अब ये वाली वैल्यू जो है वो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, ये वाली मोलैरिटी। अब क्या नहीं दिया हुआ, मैथ्स नहीं दिया हुआ, क्या करना होगा, कॉमन सेंस यूज़ करो, ये वाली वैल्यूज़ जो है जो नीचे हैं इनको उठा के यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये देखो फार्मूला थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मोलैरिटी का तो फार्मूला वही रहेगा ना, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करिए, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये और ये वैल्यू हो गई ना, तो अब ये वैल्यू रहने दो यहाँ पे। अब इसको उठा के क्या करोगे, इसको यहाँ पर लाकर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो वी गॉट समथिंग 40 से थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई 2 4 8 हो गया ना, सो दैट मेक्स एन आंसर 48 ग्राम्स। दैट इज बेसिकली द मैथ जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं जी, हीमोग्लोबिन जो है 10 ग्राम है आपके पास, ठीक है, यानी सॉल्यूट का आपको बता रहे हैं। इसका मोलर मास उन्होंने खुद दे दिया हुआ है, ठीक है। ये हम इसको पावर से निकाल लेते हैं, तो 65100 करना है आपने, ठीक है, करना ज़रूरी होता है। अब आपने करना ये है कि मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना ना आपने 10,000 से, तो फिर आपके पास आंसर भी तकरीबन 65,000 आ जाएगा। सो वॉल्यूम आपको बता दिया इन्होंने, मोलैरिटी पूछ रहे हैं, तो मोलैरिटी अब का फार्मूला तो वही रहेगा जो मास ऑफ हीमोग्लोबिन है ओवर द मोलर मास इनटू दी 1 ओवर बाय द वॉल्यूम। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, मास क्या है जी, अगेन 10, और आपके पास मोलर मास उन्होंने डाटा में दिया हुआ था 1 बाय 1 करके, जिसको डिवाइड करना है आपने इसको, तो 1.536 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर पे ग्राम पर dm³ आ जाएगा। तो मोलैरिटी पता लग गई कि सोल्यूशन की 1.536 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ 6.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हम चलते हैं 6.6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपकी जो 6.6 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ कैन यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन KMnO4 सोल्यूशन। यानी आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी जो है वो 0.2 मोलर होनी चाहिए और वो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब बनाना, ऊपर आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब बनाया है, लेकिन इसकी मोलैरिटी भी तकरीबन 2.25 ही है और इस वक्त ये KMnO4 नहीं है बल्कि पोटेशियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू विट्रॉयल इसका कलर होता है, तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आपने सोल्यूशन तैयार करना है। सो लेट्स मेक इट। सो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ करें तो हमें पता है कि रिक्वायर्ड कितना है, सेंटीमीटर क्यूब में है ना, इसको dm³ में करना होता है, ठीक है। तो 500 रिक्वायर्ड है सेंटीमीटर क्यूब, तो dm करेंगे तो 0.5 dm³ हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है जी कि 0.2 मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें हम क्या मतलब ले सकते हैं कि हम 1 dm³ सोल्यूशन कंटेनिंग मोल्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू 0.2, यानी कि 1 dm³ में 0.2 मोल्स हैं। इसका मतलब ये है, मतलब हमने ये सपोज करना है, ठीक है, कि हमेशा मतलब मोलैरिटी जो बताई होती है 1 dm³ से ही बताई होती है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो अगर 0.2 मोलर बता रहे हैं तो वो 1 dm³ की मोलैरिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आपको मोलैरिटी दे देंगे ना डाटे में, इसका मतलब 1 dm³ की मोलैरिटी बता रहे हैं। तो अगर 0.2 मोलर है तो इसका मतलब 1 dm³ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 1 dm³ का आंसर तो नहीं निकालना, 1.5 इसको उठाएं यहाँ पर ला के डिवाइड कर दें। अब 0.2 डिवाइड बाय 1 तो आंसर तो सेम ही रहेगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 0.5 ले आएंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेटली आप इससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देन यू बिकम्स द आंसर। ये अब यानी कि आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे 0.5 को मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी 0.5 को मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे भी करना है। तो जब ये 1 इधर बेशक आप डिवाइड कर भी रहे हैं, इस साइड पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इधर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है जी, इधर तो 0.5 मल्टीप्लाई होगा और इधर से जो है 0.5 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 1 इसलिए आया क्योंकि ये हमने उठा के नीचे भी ले आए थे वैल्यू, यानी आपने ये वैल्यू उठा के नीचे भी ली, यानी कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो इधर भी डिवाइड कर देनी है, उधर भी डिवाइड कर देनी है, और जो ये वैल्यू होगी विच इज़ 0.5 इधर भी मल्टीप्लाई कर देनी है, उधर भी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। डोंट बी कन्फ्यूज, इतना टफ नहीं है, अगले न्यूमेरिकल में आओ मैं तुम्हारे दोबारा बताऊँगा, लेकिन इसको थोड़ा वीडियो को रिवाइज करके देख लो भाई, इट जस्ट डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज। सो ये हमारे पास आंसर होगा 0.1 मोल्स
ऑफ KMnO4, राइट। आई होप सो अगर आपको अभी ये समझ में आई है बात तो अभी लाइक करें ताकि मुझे पता लगे आपको समझ में आई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब वो कह रहे हैं जी मोलर मास KMnO4 का निकालो, वो तो तुम्हें खुद निकालना चाहिए। वैसे मैंगनीज़ का अमूमन बच्चे मास याद नहीं रखते, लेकिन याद रखो क्योंकि मोलर मास के लिए मैंगनीज़ का मास याद होना चाहिए। पोटेशियम का 39 होता है, याद कर लेते हैं बच्चे। ऑक्सीजन का 16 सबको याद होता है, और मैंगनीज़ का 55 होता है, याद रखो। क्योंकि मोलर मास तभी निकाल सकते हो अगर तुम्हें एटम्स के मैसेज याद है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ काम होता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, तो इसे थोड़ा सा लर्निंग की तरफ ले जाओ। और प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स का मैथ याद करना है, उसका ऐसा करो कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, और मैंने एक वीडियो बनाई है चैप्टर 1 में मोलर मैसेस के ऊपर, तो वहाँ मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के मोलर मैस आपको याद करने हैं, तो वो आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, 158 ग्राम पर मोलर मैस निकला है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है जी। अब मोल्स और क्या, अब इसके क्या निकालने हैं, मोल्स का फॉर्मूला यही है ना कि KMnO4 के मोल्स मैथ ऑफ KMnO4 ओवर दी मोलर मैस। मोल निकालने का फॉर्मूला नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैस। तो बेसिकली हमने मैथ निकालना था, तो मैथ हमें पता नहीं था कि मोलर मैथ हमें पता है जो हमने अभी निकाला है, और मोल भी मैंने पता कर ली, ऊपर से हमने निकाल लिए थे। तो मैथ निकालने के लिए इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यू कैन गेट द आंसर 15.8 ग्राम, एंड दैट इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट द मैथ ऑफ KMnO4। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वे आउट मतलब जो निकला 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 यानी 0.1 मोलर था। ऐड दिस सॉलिड टू अ बिगर, ये मेथोडोलॉजी बताई जा रही है आपने कैसे बनाना है इसका। मतलब अगर आप बनाना चाह रहे हो सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.1, ठीक है, तो आप इतना सॉल्ट लोगे, फिर आप डिज़ोल्व करो, ट्रांसफर द सोल्यूशन इनटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो एक आपके पास बीकर होता है 500 सेंटीमीटर से हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क, उस 500 सेंटीमीटर क्यूब डालने से पहले क्या होता है कि पहले आप जो भी सोल्यूशन तैयार किया थोड़ा बहुत ये वजन करके KMnO4 का पानी में वो डालने के बाद फिर उसका पानी का लेवल उसके निशान होता है कि वहाँ तक भर दोगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब भरा जाएगा। इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं, मरीन फ्लास्क भी कहते हैं इसको। एंड मोर वाटर, सो कीप एडिंग द वाटर अंटिल द वॉल्यूम राइज टू दी ईच लाइन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एंड मिक्स द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को मिक्स कर लो। सो दिस इज डिजायर्ड 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4, और आपको जो कि 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना था वो आपने 1 dm³ के हिसाब से बनाया ना, ये तो आपने बना लिया, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जी रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है, DMQ में 0.025 DM³ हो गया, ओके फाइन। अब टू हर मोलैरिटी जो है ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मीन का मतलब है वही बात जो पुरानी की कि 1 DMQ में इसकी ये मोलैरिटी है। अब हमने तो बेसिकली 1 DMQ में नहीं निकालनी, तो क्या करना होगा, हमने निकालनी है 0.025, क्या करना होगा, इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1 से डिवाइड कर दो, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 0.025 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 0.2025 से। अब देखो इधर तो आंसर यही रह जाएगा, मतलब दैट्स व्हाट वी रिक्वायर्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है 0.25 और ओवर ये, तो आंसर आ जाएगा, ये मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ गए। अब मोलर मैस कॉपर का भी निकालना है, कॉपर का वजन भी याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये भी याद करो, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सारा को जमा प्लस कर लिया, 249.5 ग्राम पर मोल आपका मोलैरिटी मोलर मैस निकला है, ठीक है। अब मोल्स का क्या फॉर्मूला था, नॉन मैथ ओवर द मोलर मैस। तो नॉन मैस क्या आपके पास, अभी आपको मैस बेसिकली पता ही नहीं है, राइट, यू डोंट नो दैट। मोलर मैस आपको पता है जो अभी निकाला है, और मोलैरिटी भी पता है आपको। तो आपको कितनी चाहिए मैस, 1.56 ग्राम चाहिए अगर आपने बनाना है कितना सोल्यूशन, आपने बनाना है अगर 0.2 गिव मी अ ब्रेक, अगर आपने बनाना है कितना सोल्यूशन, यस 0.25 मोलर, क्योंकि शुरू में आपने 0.25 DM³ के हिसाब से डील किया ना, ये तो आपने, लेकिन आपने बनाना है बेसिकली सोल्यूशन 0.25 मोलर, ये देखें ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आपने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 25 सेंटीमीटर क्यूब में इसको बनाना चाहते हो तो आप इतने ग्राम पहले लो, और इतने ग्राम लेने के बाद जो है आप थोड़ा सा पानी लो, बिल्कुल थोड़ा सा, उसमें हल करो, इसको हल करने के बाद एक सिलेंडर लो, मेजरिंग सिलेंडर, उसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब तक जो है, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो। वैसे 250 सेंटीमीटर क्यूब बहुत कम वैल्यू है सोल्यूशन बनाने की, अमूमन जो सोल्यूशन तैयार की जाते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 डेसीमीटर क्यूब, ये फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अवेलेबल होते हैं। वैसे मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 25 सेंटीमीटर क्यूब का नहीं देखा, अगर आपने कभी देखा है तो आप कमेंट में अभी उसका वीडियो का किसी का लिंक शो करो तो मे बी मुझे नज़र आए। लेकिन ये जो काम मैं करता हूँ ये मेजरिंग सिलेंडर में करता हूँ, तो मेजरिंग सिलेंडर में फिर आप डालकर 250 कर लो तो डिज़ायर्ड सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेल्फ असेसमेंट 6.7।
तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 6.7 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज की। अ स्टॉक ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 12.1 मोलर। अब आपके पास क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्केट में जो होता है ना, ये ज़्यादातर 12.1 मोलर ही होता है। सो हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 मोलर सोल्यूशन। यानी हमने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में करना है और 5 सेंटीमीटर क्यूब में ही बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये एक सॉल्ट है, इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा। is a red orange compound. It is strong oxidizing agent and is used in the estimation of iron content in ores. और इसका इस्तेमाल जो है आप कह लें कि एज अ टोल्ड यू कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी मदद से पता लगाया जाता है कि आयरन कितना है किसी भी पहाड़ के पत्थरों में। वो जो जहाँ से आपने मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मैं मेटल कह रहा हूँ, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पर जो है आप कह लो कि पोटाशियम क्रोमेट का जो है वो यूज़ करते हो। सो आ स्टॉक ऑफ सोल्यूशन इज़, अब इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास 2.5 मोलर है। और कितना चाहिए हमें सोल्यूशन, इसमें से एक बड़ी डेफिनेटली कंसनट्रेटेड बॉटल में से कि हम उसको 0.05 मोलर कर लें। तो सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम दोनों का तकरीबन सेम है, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कमर्शियल एसिटिक एसिड है एक, और कमर्शियल जो होता है ना सिरका, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इसका 17.8 मोलर सोल्यूशन है। सो इसको भी कन्वर्ट करना है 0.1 मोलर में। यानी सब में हमने क्या करनी है, इस दफ़ा हमने कंसनट्रेशंस को क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए आपको इसी पेज के ऊपर ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा, M1V1। ये वो कंसनट्रेशन है जो कि मदर कंसनट्रेशन है, और ये वो कंसनट्रेशन है जो कि आपने कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलाज की मदद से सारे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में जो है HCl की मोलैरिटी एज ml में जो है दी हुई है तकरीबन 12.1 मोलर, और वॉल्यूम उसका जो रिक्वायर्ड है विच इज़ V1, मतलब कितना निकालना है हमने। लेट्स से दैट हमारे पास ये बीकर है और इसमें 12 मोलर जो है वो सोल्यूशन मौजूद है, और इसमें से कितना वॉल्यूम निकालना है ये क्वेश्चन है। और ये हमारी सोच के हिसाब से एक बीकर है और इसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी पड़ा हुआ है आप यह कह लें। तो उसमें हमने कितना इसमें डालना है, ठीक है, और दैट इज़ बीइंग कितना इसमें डालना है, दैट इज़ कॉल्ड V2 वॉल्यूम जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, मोलैरिटी जो है वो इसकी हो जाएगी 0.1, लेकिन यू कैन से दैट के सॉरी वॉल्यूम हमें पता है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब है, मोलैरिटी भी पता है कि जितना भी हम निकाल के जो डालेंगे तो मोलैरिटी जितनी हो जाएगी, लेकिन कितना निकालना है हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ से कितना निकाल के इसमें डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है कि जो आपके पास वॉल्यूम 1 है और इज इक्वल टू M2V2 ओवर M1 इज इक्वल्स टू, तो ये 0.1 इंटू 500 ओवर दी 12.1 मोलर इज इक्वल टू 4.13 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम 1 जो निकालने का तरीका था वो यही था कि आपने M1V1 में V1 को रहने दिया, M1 उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये फार्मूला आपके पास बन गया। ठीक है, वही M1V1 इज इक्वल टू V2 M2V2 से। तो ये फार्मूला जब बन गया तो इसमें आपने M2 की वैल्यू जो कि आपको पता है M2 जो कि आपको रिक्वायर्ड है विच इज़ 0.1, वॉल्यूम 2 जो आपको जो यूज़ कर रहे हो 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी जो उसने ऑलरेडी दी हुई कि इतनी है, आपने इतना सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इतना सोल्यूशन उस पहले बीकर में से निकालना है और दूसरे बीकर में, और पिपेट से आप स्टूडेंट ये काम कर सकते हो। तो आप ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफर दिस मच ऑफ दी 12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl टू अ 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास एंड डाइल्यूटेड विद एडिंग वाटर अप टू दी मार्क एंड मिक्स इट। अब 5 सेंटीमीटर क्यूब तक आपने लेके जाना है, तो आप डेफिनेटली एक आपके पास जो मेजरिंग फ्लास्क है, बल्कि दूसरे बीकर में नहीं डालना आपने, आप एक मेजरिंग फ्लास्क ले लो, और मेजरिंग फ्लास्क जो है 500 का होता है, उस पर एक निशान लगा होता है। पहले आप इतना डाल लो, उसमें इतना डाल दिया, उसके बाद में पानी डालते रहो और फिर यहाँ तक भर दो उसको, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो बहरहाल ये वाला सोल्यूशन इसमें कैसे डालना है वो पिपेट की मदद से डालना होता है। बहरहाल ये प्रैक्टिकल अपने टीचर को आपको करके भी दिखाए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ये करके भी दिखा सकता है वो। उसके बाद फिर आ जाता है जी पोटाशियम क्रोमेट, मोलर मास इसका 294 है, और मोलैरिटी इसकी दी हुई है जो कि 2.5 है, और वॉल्यूम इसका जो है वो भी, इसका भी ऐसे सेम केस है, तो इसका भी फार्मूला सेम रहेगा।
राइट। इसका फार्मूला भी सेम रहेगा कि वॉल्यूम 1 निकालना है तो इसका भी 0.05 मोलैरिटी जो है, यू कैन से M2 जो है मोलैरिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, और वॉल्यूम उसका हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब में करना है, ठीक है। और मोलैरिटी 1 जो डाटे में दी हुई है, मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, इतना सोल्यूशन आपने निकालना है फिर। और निकालने के बाद फिर सेम केस यही है कि आपने जो है इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे अपने न्यूमेरिकल की, तो उसमें आ जाता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एसिटिक एसिड, जो कि कमर्शियल एसिटिक एसिड की बात हो रही थी। तो कमर्शियल एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसमें जो है हम बात कर लेते हैं। सो उसमें मोलैरिटी सेम यही केस है उसका भी, और इसमें आपने जो है मोलैरिटीज़ की जो है करनी है 0.1, और आपको जो वॉल्यूम करना है वो 1 dm क्यूब है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जो मोलैरिटी गिवन है वो इतनी है। कितना निकालना है आपने, उसमें से भी इतना 5.62 निकाल लेना आपने, जो 17.8 मोलर सोल्यूशन है, इतना सा निकाल के आपने फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क लेना है। ये आपने सोल्यूशन जो है ट्रांसफ़र कर देना है पेपर की मदद से, इसके अंदर सोल्यूशन आ जाएगा, ये निशान होगा, पानी डालते जाएं और बड़े एहतियात से यहाँ तक भर लें, तो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी मोलैरिटी होगी 0.1 मोलर, और इस तरीके से फिर आप ये तैयार कर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। सो दैट इज़ द वे टू सॉर्ट आउट दिस ऑल न्यूमेरिकल्स एंड डाटा आपके सामने, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और कॉपी कर लो इसको। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है 6.8। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जी, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो आपको पता होगा, ग्लूकोज और पानी मिल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक और पानी भी मिल जाते हैं। बट द सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लूकोज, जबकि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मिक्स हो जाता है पानी में ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो कम मिक्स होता है पानी में। ऐसा क्यों है, और ये हम बताएंगे आपको। सो इन विच लिक्विड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स यू वुड एक्सपेक्ट पोटाशियम क्लोराइड एंड आयनिक सॉलिड टू बी मोर सॉल्युबल। यानी कि अब हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, हमने H2O में डालना है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालेंगे, ये भी एक सॉल्वेंट है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ये हमने चेक करनी है। या फिर हम मीथल अल्कोहल में डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, या बेंजीन में डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। तो बेंजीन का फार्मूला भी आपको शायद पता होगा, C6H6 इसका फार्मूला होता है। सो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हल की तरफ चलते हैं इसके भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड्स आर मिसेबल। और इसमें से देखना है कौन से आपस में लिक्विड जो है मिक्स हो जाते हैं आपस में। टॉपिक आपने पढ़ा है, आपको पता है कि कुछ लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, जैसे पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। इस तरह वाटर और बेंजीन है, ये भी मिक्स नहीं होते। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। ऑयल और बेंजीन ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, दोनों तो मिक्स हो जाते हैं, सिर्फ ए मिक्स नहीं होते। पर इसके सोल्यूशन की तरफ भी ध्यान करते हैं। जो स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर पोलर इन नेचर। दोनों ही आपको पता है, ग्लूकोज भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक पोलर है। ग्लूकोज जो है वो ऑर्गेनिक पोलर है। ग्लूकोज का फार्मूला जो है मैं आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 होता है, और इसमें 6 कार्बन होते हैं। सो लेट मी ड्रॉ द 6 कार्बन, ठीक है। सो ये 6 कार्बन हो गए, और पहले कार्बन के साथ जो है वो कार्बोनाइल होता है, फिर हाइड्रोक्सी लगा होता है, और एक हाइड्रोक्सी बैक साइड पे चला जाता है, और इस तरह ये हाइड्रोक्सी लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी लगा होता है, और फिर ये हाइड्रोजन लगे होते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन की क्वांटिटी गिन लें, कार्बन की क्वांटिटी गिन लें, हाइड्रोजन की क्वांटिटी गिन लें, सो दैट मेक्स एन आइडिया, ठीक है। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, so that makes the formula of glucose. Students ये basically है एक एल्डो शुगर का मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तुम कहोगे सर आप किस तरफ जा रहे हो, आंसर बताओ। तो बहरहाल ये मैं थोड़ा सा ज़रा उस्तादी जा रहा था, ये मैं आपको बता रहा था कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये पानी में हल हो जाता है, पोलर कंपाउंड, क्योंकि पानी भी पोलर है ना, एंड लाइक डिजॉल्व लाइक का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड हल हो जाता है।
तो क्या पढ़ रहे थे कि सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज क्या है, पोलर है, और सोडियम क्लोराइड आप आयनिक कंपाउंड है तो है ही पोलर। सो पोलर आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ये पोलर आयनिक है, ये पोलर कोवलेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक है। सो बिकॉज द रीजंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ इन वाटर ऑल्सो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि पानी भी पोलर है इसलिए पोलर का पोलर में हल हो जाना एक अलग ही पोलर मामला है। सो पोलर मोर पोलर कंपाउंड मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। अब इन दोनों में से ज़्यादा पोलैरिटी किसकी, नो डाउट, विदाउट एनी शक, विदाउट एनी टेंशन, सोडियम क्लोराइड, इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है। सो दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड इज मोर पोलर आयनिक कंपाउंड एंड कंपेयर टू ग्लूकोज। सो दैट इज वाई solubility of sodium chloride is greater than that of glucose in the same solvent at the same temperature। तो ये आप एक ज़बरदस्त आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जी कि बताएं कि जो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड जो है, उसका क्या सीन है। तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट पोटेशियम क्लोराइड एंड एन आयनिक सॉलिड विल बी soluble in water and carbon tetrachloride pair। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद, उसमें ये बात हो रही थी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है एक आयनिक सॉलिड है, वो किस में ज़्यादा अच्छा सोल्यूबल होगा, पानी में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अल्कोहल में या बेंजीन में। तो अल्कोहल बेंजीन दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ये पेयर होगा उसके ज़्यादा सॉल्युबिलिटी के लिए। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, मतलब वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल इतना नहीं है, लेकिन इसमें इन पेयर में से इसमें सॉल्युबल है, इन दोनों पेयर में से तो दोनों में सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए ए के साथ हम जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया हुआ है। Okay, so question number 3. So pairs B and C both are miscible with each other. Benzene and oil both are non-polar, so they have same intermolecular forces, while water and polar liquid is not immiscible in benzene and non-polar liquids. So these are the basic reasons. Students, ये थी हमारी self assessment 6.8 और अब हम बात करेंगे 6.9 की, which is the last but not least, क्योंकि अगले चैप्टर्स में और भी आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है जी, ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक ग्राफ आपको आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा, उसके हिसाब से देखें। एट व्हाट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड इज सेम। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एट 45 डिग्री। Which is greater at 40 degree, the solubility of sodium nitrate or the solubility of potassium bromide? Identify the following. Identify from the graph the compound whose solubility is little affected with increase in temperature. So students, at what temperature the solubility of potassium nitrate and potassium bromide is same? वो temperature है 8 डिग्री। What is the solubility of potassium bromide at 45 डिग्री? आंसर है पोटेशियम ब्रोमाइड 45 डिग्री पर 80 ग्राम तक हल हो सकता है 100 ग्राम पानी के अंदर। Which is greater at 40 degree, the solubility of sodium nitrate और solubility of potassium bromide? solubility sodium nitrate जो है वो 96 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर है, जबकि ग्रेटर है ये, और बल्कि पोटेशियम ब्रोमाइड की 76 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में होती है 40 डिग्री पे। तो लिहाजा सोडियम नाइट्रेट जो कि मोस्ट अबंडेंट साल्ट है इस अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, शायद ये आपको नहीं पता होगा, तो ये बात याद रखिएगा। तो सोडियम नाइट्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ क्रस्ट, तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है पानी में। सो द कंपाउंड इज सोडियम क्लोराइड। ये पूछ रहा है कि जी आइडेंटिफाई द ग्राफ कंपाउंड इज सोल्यूबल इज लिटिल अफेक्टेड बाय द इंक्रीज टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सही, कि सोडियम क्लोराइड की जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ जाने से कितनी खास इफेक्ट नहीं होती, आपको लाइन स्ट्रेट नज़र आ जाएगी ग्राफ में। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इस सेल्फ असेसमेंट 6.9 का आंसर। होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब किए बगैर आप मत जाइएगा, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन बूस्ट माई एनर्जी टू मेक मोर वीडियोज़। क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरे को एनर्जी मिलती है ताकि मैं और ज़्यादा काम करूँ आप लोगों के लिए। सो अभी आप सब्सक्राइब करेंगे तो दैट विल बूस्ट माई एनर्जी। उसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इतना 42 मिनट्स हो गए हैं, इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, लेकिन यह है कि आप लोगों के लिए हम वर्किंग, तो आपकी लाइक तो बनता ही है। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे बारे में बात कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ खुर्रम शहजाद, आपका यूट्यूब टीचर, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताइएगा। बल्कि ये वीडियो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाना टाइम पे खाइएगा, और इसके अलावा अपने बड़ों का भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी काम है। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप हमेशा कामयाब व कामरान हों। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमने बनाई है GSAcademies.com। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।